बच्चों अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 32 तक जो PYQ है एमटीजी बुक का, उसको अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है जैसे तुम्हें एक आइडिया मिल जाए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। क्लास में तो करा ही रखा है, आपने भी सॉल्व किया हुआ होगा। तो अभी जहाँ पे फंसोगे वहां से आप देख लेना, एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं अभी। आगे चलो स्टार्ट लेते हैं। ये उसका पहला क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ था और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है पहले बच्चों, दैट इज 1I प्लस 0.5J और मिली टेस्ला, मतलब 10⁻³ टेस्ला। ठीक है सच दैट द आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द यूनिट वेक्टर, मतलब ए कैप तो मैं दिया है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू दे रखी है डायरेक्शन के लिए 0.6I प्लस 0.8J ऐसा। ठीक है बच्चों, और रेडियस दिया हुआ है तुम्हें 10 सेंटीमीटर का। ऑफ कोर्स है कि एरिया का तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्शन है। अब आ जाओ, सबसे बेसिक जो फॉर्मूला था इसका फ्लक्स निकालने का, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन में फ्लक्स निकालते थे। और फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बच्चों? फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब थीटा के बारे में जानकारी नहीं है, आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है तो वो तुम मान के चलोगे कि 0 डिग्री है। तो फ्लक्स इक्वल टू जो बेसिक फॉर्मूला और लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बी डॉट ए। अब ए जो है ना वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, ए आपको दो फॉर्म में दिया, उसका डायरेक्शन के लिए और उसके मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, तो वेक्टर ए इक्वल टू सिंपली आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये ऐसा। डायरेक्ट अगर होता तो सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट कर लेते। मैग्नेटिक फील्ड बी की जो वैल्यू है दैट इज 1I प्लस 0.5J। ठीक है बच्चों, और एरिया जो है, एरिया का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज 0.6I प्लस 0.8J, और इसका जो मैग्नीट्यूड है कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर करके। ठीक है पाई, और रेडियस की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी? 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ये पूरा करना पड़ेगा। ठीक है आइए करते हैं। पहले तो डॉट प्रोडक्ट जब निकालना हो तो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है ना बच्चा, इसको इससे, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 1, तो 0.6 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4। ठीक है, पाई डॉट I1 J डॉट Z1, तो ये तुम्हारा 1 हो ही गया। वैसे पाई जो है वो 3.14 और इंटू, अच्छा मिली हेनरी भी था, दिख रहा है 10⁻⁻³ तो यहाँ पे 10⁻⁻³ भी लग रही। ठीक है, और 3.14 इंटू यहाँ दिख रहा है 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻3। ये तो 1 हो गया बच्चों। तो वट एवर योर आंसर इज, ये 1 हो गया 1 इंटू 3.14 इंटू 10⁻, ये और 10⁻⁻7, ये -5, और ये मिलाकर क्या होगा? ये 31.4 तुम्हारा जो है वो आंसर हो जाएगा। माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, पॉइंट हटा करके लिखोगे तो ऐसा। ओके रिपोर्ट। तो ध्यान रखना फ्लक्स का जो फॉर्मूला वैसे तो बी डॉट ए, बट 2024 में इसलिए कह रहे थे कि थोड़ा सा हर क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया था उन्होंने। बी डॉट ए, बी और ए डायरेक्ट दिया रहे हैं, एरिया पूरा वेक्टर, तब तो सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट कर देते ना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर देना। बट अब एरिया वेक्टर का दो कंपोनेंट दिया है, उसका यूनिट वेक्टर भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। तो वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर इनटू उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये प्रॉपर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे, हाँ, अ कॉइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर। मैं तो जब भी क्वेश्चन करता हूँ सीधा सीधा लिखना स्टार्ट करिए। एरिया की वैल्यू 0.5 मीटर स्क्वायर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्टिंग नॉर्मल, द फील्ड वेरिएस, बी दिया हुआ है बच्चों 0.5 टी स्क्वायर प्लस 2t, वेयर v इज इन टेस्ला एंड द ईएमएफ। चलो भाई, ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या लिखेंगे? d phi अपॉन dt।
ठीक है, तो डी फाई को क्या लिखेंगे, बी डॉट ए, तो बी है और इंटू एरिया है ना, बी डॉट ए या बी इंटू एरिया लिख ले, तो एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो उसको मान के चलेंगे कि 0 डिग्री। अब एरिया लिख लिया बाहर, और डी ऑफ डी टी, और किसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, मैग्नेटिक फील्ड का। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, बी 0.5 टी स्क्वायर और प्लस 2t, है ना। तो क्या होगा, एरिया कितना है बच्चे, 0.5 इंटू इसका करना है हमने डिफरेंशिएशन, तो 0.5 इंटू 2t और प्लस टी 2, है ना, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, टाइम की वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए EMF इक्वल टू 0.5, ठीक है, इंटू टी की वैल्यू 1 रखनी है बच्चों, तो 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 और प्लस 2, तो EMF इक्वल टू 0.5 और इंटू 3 विच इज इक्वल टू EMF इक्वल टू 1.5, 1.5। ओके रिपोर्ट, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पे, अ कॉइल ऑफ n टर्न्स इज प्लेस्ड इन दिस, आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। ठीक है, EMF क्या लगाते हैं, EMF का कॉइल ऑफ n टर्न्स प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब थीटा की वैल्यू 0, 90 माइनस 90 करते हैं इस वाले में, चेंजेस विद टाइम, वेट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल, E इक्वल टू, चलो मैग्नीट्यूड डी फाई अपॉन डी टी, क्लियर है, डी फ्लक्स की जगह पे बी नॉट और नंबर ऑफ टर्न्स भी लगाएंगे, दिया हुआ है, तो बी नॉट कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, और यहां पे डी टी, नो डाउट नंबर ऑफ टर्न्स लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कह रहा है तो माइनस प्लस का झंझट ही खत्म करते हैं, बी नॉट, तो EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बी नॉट कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, बी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और टी का जो कोएफिशिएंट होगा ये। अब रही बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल विल बी मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम EMF इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर मैक्सिमम EMF ये वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड है तो माइनस प्लस का कोई रोल होगा नहीं, तो साइन थीटा मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वैल्यू या फॉर मैक्सिमम EMF, फॉर मैक्सिमम EMF साइन 2 पाई कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, और साइन थीटा 1 कब होएगा, जब थीटा जो है ना 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी 2n माइनस 1 पाई अपॉन 2 का इंटीग्रल, मतलब 2n माइनस 1 पाई अपॉन 2 अगर होता, एंड फॉर दैट केस पाई की पाई कैंसिल, टी जो है 2n माइनस 1 टी इधर कैपिटल टी और अपॉन 4, ये तो टी अपॉन 4 का जो ये तो होने से रहा ये भी, हालांकि एग्जैक्ट आंसर तो ये है लेकिन आप इसको टेक कर सकते हो बी वाले, ठीक है, टी अपॉन 4। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। A planar loop is rotated in a magnetic field about the axis perpendicular. The polarity of the induced EMF, भाई साहब इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट है ना, तो वो क्या होता है कि एक लूप में आपको इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है या ऑल्टरनेटिंग EMF जनरेट होगा, है ना भाई, तो एक टर्न्स में ना 2 बार जो है डायरेक्शन तुम्हारा चेंज होता है। ठीक है, तो हाफ रिवॉल्यूशंस के बाद एक बार डायरेक्शन चेंज होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। हाफ रिवॉल्यूशन के बाद पोलैरिटी जो है वो तुम्हारी चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ो। स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड, चलो स्क्वायर शेप का साइड दिया हुआ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर, प्रॉपर ध्यान रखते हैं इसका यूनिट का, तो मीटर मैंने पहले ही लगा दिया, पता नहीं क्या है आगे पढ़ेंगे।
हैविंग 100 टर्न्स, सो नंबर ऑफ टर्न्स से प्यारे बच्चों 100 is placed perpendicular to the magnetic field which is increasing at the rate 1 टेस्ला पर सेकेंड। यूनिट का मतलब समझना dB अपॉन dt दैट इज 1 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ की वैल्यू तुम्हें चाहिए भाई ईएमएफ मॉड लगा के चलते हैं डी फाई अपॉन डी टी, फाई को बी इंटू एरिया इंटू डी टी, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स लगा लेते हैं, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स में आगे आ जाओ, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में देखें 100, कोई दिक्कत नहीं। एरिया कैसे निकालेंगे बच्चा, स्क्वायर है तो एल स्क्वायर है ना, साइड इंटू साइड, और dB अपॉन dt, dB अपॉन dt, ये सारी वैल्यू तुम्हें गिवन है। मैं फिर लिख देता हूं वैसे तो 100 L की वैल्यू या साइड की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, और dB अपॉन dt इज ऑल्सो गिवन विच इज 1। तो व्हाट इज योर EMF बच्चा, सॉल्व करिए, ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, है ना, इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, 1 टेस्ला पर सेकेंड। तो ये तो कट करा के कितना हो गया ईएमएफ तुम्हारा 1 वोल्ट। बच्चा ऑप्शन तो डी ऑप्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट की तो क्लैरिटी हो ही जाती है, ये तो फॉर्मूला यूज हो जाता है, जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर पाते हो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ध्यान रखो। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ओ A coil of area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले एरिया जो गिवन है वो लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, SI यूनिट में कन्वर्ट करना। इतने क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, कहीं तो टिकोगे। एंगल 30 डिग्री थीटा जो है वो तुम्हारा है 30 डिग्री, ठीक है, with the magnetic field of, ठीक है, magnetic field is also given 10 to the power -1 टेस्ला, ठीक है। the magnetic field is reduced to 0 in 10 to the power -4 सेकेंड। तो कोई नहीं, टाइम तो मैं दिया हुआ है 10 to the power -4 सेकेंड या डेल्टा टी मान लो। the induced EMF in the coil is, ठीक, वेरी गुड, induced EMF, EMF की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, induced EMF डी फाई अपॉन डी टी, है ना। और फाई को क्या लिखेंगे बताओ, फाई को लिखेंगे बी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी, डन है। हाँ, अब बताओ कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, कॉस थीटा और टाइम सब कुछ, मतलब यही तुम्हें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं। बी कितना है 10 टू द पावर -1, है ना, dV अपॉन dt, एरिया जो है दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर -4, cos थीटा इज ऑल्सो गिवन cos 30, और टाइम कितना लग रहा था बच्चा, तो 10 टू द पावर -4, ये हटा दीजिए, 10 टू द पावर -1, इनफैक्ट आप लिखो तो 100 अपॉन 10, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 30 इज √3 अपॉन 2, दिस 5 इज योर आंसर, फर्स्ट वाला ए वाला, ठीक है। सिंपल, कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं करना, आप चाहो तो इसको डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख लो, डिफरेंशिएशन का तो है ही नहीं कुछ, तो डेल्टा फाई और वो, ठीक है। ये जो कह रहा था ना बी 0 टू द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो इसमें आप चाहो तो डी भी लिख लो या डेल्टा भी लिख लीजिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। A long state current carrying wire passes normally, अब समझो ये ऐसा है और ये ऐसा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये इसमें इंड्यूस करंट, ऐसे वायर है और ये लूप है,
तो इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। तो भाई इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना सराउंडिंग में, वो एरिया वेक्टर को इंटरसेक्ट नहीं करता, वो जो एरिया वेक्टर है उससे पास नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए जब तक पास नहीं करेगा, फ्लक्स नहीं इंक्रीज होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ का जनरेशन नहीं होगा और करंट भी नहीं होगा। तो इसमें सिंपली आप अगर ऐसा है तो ईएमएफ की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी प्यारे बच्चों, ईएमएफ इसमें जनरेट नहीं होगा, 0 होगा। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि एक ऐसा है और इस तरीके से, तो इसके कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल रही होंगी, इससे पास हो रही है, इंटरसेक्ट करेंगे इस एरिया वेक्टर को, तो ऑब्वियस है इस वाले में करंट का जनरेशन होगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो डिपेंड करता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। आगे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो गया, 0, ठीक है। ये मिटा देता हूं, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ ये सर इसने दो फिगर कैसे बना दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 100 टन्स कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स प्यारे बच्चों 100 टन्स ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस 1.6 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, रेसिस्टेंस 5 ओम, रेसिस्टेंस कैपिटल आर दैट इज 5 ओम, करंट निकालना होगा फिर इसमें, इंड्यूस करंट, ठीक है। कोएक्सियल विद अ सोलेनॉइड ऑफ 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ठीक है, 200 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं लिखूं तो 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब कि 25000 इतना टर्न्स हो गया पर मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है आपने। फिर रेडियस 1.8 सेंटीमीटर, अच्छा तो ये बड़ा, इसको R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं, ये सोलेनॉइड के लिए है और वो कॉइल के लिए है ना, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर मीटर। आगे बढ़ते हैं। द सोलेनॉइड करंट ड्रॉप्स फ्रॉम 1.5 टू 0, मतलब एक तरीके से में दिया हुआ है कि डेल्टा आई की वैल्यू, डेल्टा आई इज ऑल्सो गिवन 1.5 in 25 millisecond, delta t is given 25 into 10⁻³ सेकेंड। ये क्वेश्चन अभी स्टॉप कर लो, पहले पूरा सॉल्व कर लो, फिर आप आंसर देखो, तब वो दिमाग में चढ़ेगा भी। ऐसे तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहूं तो फिर वो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको अपने प्रैक्टिस के लिए आप जाते हो, पॉज करो, या पहले आप पीवाई की क्वेश्चंस करा रहे हो, आपके पास सबके पास है, उसको स्टार्टिंग से ले लो, सर्कल करो कौन कौन सा तुम्हें डाउट हो रहा है, वही क्वेश्चंस निपटा लो, ठीक है। टाइम है तो पूरा देख लो, नहीं है तो वही वाले क्वेश्चंस देख लो, या 2 के स्पीड्स पे, जैसे भी तुम्हें देखना है कंफर्टेबली आप उसको देख लीजिए। बट चैप्टर एक चैप्टर, 2 चैप्टर एक दिन में तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए विद फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द करंट इंड्यूस। चलो भाई यहां तक तो इंफॉर्मेशन था, अब करंट इंड्यूस पूछा जा रहा है। करंट इंड्यूस तो ठीक है, ईएमएफ निकालना पड़ेगा, एंड फॉर ईएमएफ की वैल्यू बिल्कुल बेसिक वैल्यू d∅/dt, नंबर ऑफ टर्न्स है n तो n लिख लूंगा, ठीक है। करंट अगर चाहिए तो E/R लगा के सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लो, n तो 100 था बच्चा, पहले सॉल्व कर लेते, n पहले, d∅, फाई को क्या लिखूं, फाई को फ्लक्स को b इंटू एरिया है ना, और नीचे dt, ऐसे गौर करिए, या n d, और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के कारण जनरेट होगा, तो μ0 Ni इंटू एरिया अपॉन dt, ठीक है बच्चों। क्या ये ईएमएफ हो गया बच्चा, क्या नहीं पता, कैपिटल N 100, ठीक है, मैं वैल्यू डाल दूं 100, ठीक है। और di/dt μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻, स्मॉल n 25 इंटू 10⁻3, ठीक है। di/dt चाहो तो ऐसे लिख लो, n μ0 बाहर, n एरिया बाहर, नीचे di या डेल्टा i/डेल्टा t, ऐसे है ना, di/dt, di/dt 1.5 और नीचे कितना होगा 25 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये ईएमएफ हो गया बच्चा। अब तुम्हें क्या निकालना है, करंट। करंट के लिए क्या लिखोगे, करंट के लिए E/R
आर। आर की वैल्यू भी आपको रेसिस्टेंस पता है कितना 5, और ये ईएमएफ की वैल्यू जो निकाल के लाओ, दैट योर आंसर। तो ऐसे सोचना है क्वेश्चंस का। बढ़िया क्वेश्चन 2024 में हमने बता रहा था कि अभी जो लास्ट के 2-3 सालों में है ना, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट लेके, अगर आपको पता है कि डी5 फ्लक्स का फॉर्मूला आपने जानते हो बेसिक, और क्या चेंज हो रहा है तभी आप निकाल पाए। सोलेनोइड का यूज है तो सोलेनोइड का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। एक तो करंट और टाइम का ग्राफ बना हुआ है और तुमसे चार्ज पूछा जा रहा है। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, चार्ज। तो क्या लिखेंगे कि एरिया अंडर करंट एंड टाइम, करंट टाइम ग्राफ गिव्स चार्ज, ठीक है। तो द टोटल चार्ज पास थ्रू द लूप, तो हम निकाल सकते हैं क्या, एरिया निकाल लेंगे क्यू के लिए, डेल्टा क्यू या क्यू के लिए, दैट इज हाफ इनटू बेस। ये बेस गौर करिए 1 है, और हाइट जो है दैट इज 0.4, दैट इज 0.4। पॉइंट हटाता हूं बच्चे, यहां पे ऐसे 0.2 कूलम का चार्ज हो रहा है फ्लो, 0.2 कूलम का, ठीक है। दूसरा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता दूं, इनफैक्ट डिराइव करके मैं बता देता हूं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डेल्टा क्यू, सुनना बच्चों, सेकेंड वाले आंसर, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, ठीक है। रेसिस्टेंस तुम चाहो तो निकाल दूं मैं, ई इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये V या E है ना, V लिखूं या E लिखूं, और B का फॉर्मूला I इंटू आर इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा, I को डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू आर इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा, ठीक है बच्चों। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन, ये तो तुमने याद रखना ही रखना है, ठीक है। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस वाले में भी इसका यूज हो जाता है क्वेश्चंस का। तो इतना हो गया। उसके बाद तुम्हें निकालना क्या है, डेल्टा फाई, नहीं हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सही निकाल देता हूं, डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू आर, एंड व्हाट इज डेल्टा क्यू बच्चों, डेल्टा क्यू इज 0.2, और व्हाट इज रेसिस्टेंस मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन 10। तो क्या हो जाएगा यहां से 2 यूनिट फ्लक्स का यूनिट कितना होगा, वीवर, है ना, डन है, वेरी गुड। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। अब बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू आपको बतानी है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारे पास फ्लक्स है, फ्लक्स जो अभी तुमने निकाल लिया, तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें चाहिए, तो या तुम्हारे पास और एरिया होगा, ठीक है। निकाल सकते हो आसानी से, है ना। फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज द मीन्ड बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी IS, थीटा अपॉन आई NBA अपॉन की, दिस इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, डन है, याद रहेगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब आप इसको अगर डिफाइन करोगे, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन व्हेन यूनिट एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग, डिफ्लेक्शन व्हेन यूनिट एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। मेंशन द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स, लिख दिया बच्चा। अगर मैं कहूं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज VS, है ना,
और वो कितना होता है बच्चा, थीटा अपॉन वी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर कहा जाए, ऐसा तो कहा नहीं गया, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा थीटा वी को आई इंटू आर और थीटा इंटू आई एन बी ए अपॉन के। खैर हमसे तो यही पूछा गया था तो लिख दिया, ठीक है। अब इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन है, यहां देखिए क्या है क्वेश्चन, देखो। गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस कैपिटल, ये चैप्टर इस चैप्टर में क्यों पूछा गया पता नहीं, लेकिन ठीक है, चैप्टर 4 का है। तो गैल्वेनोमीटर जी इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर जी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर, तो एक हाई रेसिस्टेंस इसमें कनेक्ट करना होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बड़ा आसान, V इक्वल टू आई और ये रेसिस्टेंस जी प्लस, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कब, जब रेंज 0 टू बी है, 0 टू बी मतलब बी। अब कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर एन जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज बी अपॉन 2। बड़ा अभी रेंज बी था, अब तुम्हें बी अपॉन 2 कर लो भाई, आई की वैल्यू चेंज मत करना, कैपिटल जी तो कैपिटल जी रहेगा, ये तुम्हारा आर डैश है। तुम्हें आर डैश चाहिए किसके टर्म्स में, आर डैश आपको चाहिए आर और जी के टर्म्स में, डिवाइड कर लो दोनों को, बड़ा आसान क्वेश्चन। 2 इक्वल टू जी प्लस आर और नीचे जी प्लस आर डैश, ठीक है। तो क्या लिखें, 2g प्लस 2r डैश इक्वल टू जी प्लस आर। इसको और सॉल्व करेंगे तो तुम्हें r डैश चाहिए, तो 2r डैश इक्वल टू r माइनस जी और r डैश इक्वल टू r माइनस जी अपॉन, ठीक है। इस चैप्टर का तो था ही नहीं, पी वाई क्यू में है तो सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, 10th के बाद 11th। The magnetic flux to a coil of resistance 5 ohm, resistance is given and resistance is 5 ohm, resistance is 5 ohm with a time flux is given, flux equal to 2t cube plus 5t square plus 6t in Weber. Find the magnitude of induced current, magnitude of induced current। इंड्यूस करने के लिए पहले आप ईएमएफ निकालना पड़ेगा और ईएमएफ के लिए आपको डी फाई अपॉन डी टी करना पड़ेगा। चलिए डी फाई अपॉन डी टी करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन टी टू जा 6t स्क्वायर प्लस 10t और प्लस 6। आई होप आपको समझ में आ गया, ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है बच्चों। तो अब ईएमएफ के लिए टी की वैल्यू रखो, कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह देख लेना, गलत ना हो बस। टी की वैल्यू 2 सेकेंड रख लीजिए, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 प्लस 6, 24 प्लस 20 प्लस 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा बच्चों 50, ऐसे। दिस इज व्हाट ईएमएफ इज। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब आई चाहिए, तो आई इक्वल टू जो ईएमएफ अपॉन आर बी अपॉन आर, तो EMF is 50, resistance is 5, 10 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग। बड़ा बेसिक, ठीक है। 2024 बट आसान था, दिस इज कंपैरेटिवली इजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेंजेस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें ये याद वो देख लेना, इसको रट लेना भाई कि लेंजेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड होता है। क्या लिखने का तरीका है अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, पढ़ाया हुआ है, नोट्स में भी है, नहीं होगा तो मैं पीडीएफ पे भेज दूंगा, लिखा हुआ है, इसी को कट करके इतना ही पार्ट आप उसको, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत सही है, ठीक है। देयर इज नो पावर लॉस इन एन आइडियल इंडक्टर। बिल्कुल, आइडियल इंडक्टर अगर कहें बच्चे आइडियल इंडक्टर, तो पावर का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, जनरल अगर मैं बात करूं पावर के लिए, एसी का अल्टरनेटिंग करंट V RMS I RMS cos फाई, है ना बच्चे। और आइडियल इंडक्टर के लिए फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, दैट इज पाई अपॉन 2। तो पावर बताओ, cos 90 की वैल्यू 0। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेंजेस लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे
और पावर तो पावर है जो इंडक्टर में इंड्यूस होएगा। तो ऐसा कोई रिलेशन ही, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अब उस हिसाब से क्या होगा बच्चा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, मतलब इसके कारण फर्स्ट का कोई रिलेशन नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेंजेस लॉ का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखना बहुत डिस्कस हुआ क्लास में, फिर भी एक बार और बता दूं। यहां ये करंट अगर आई की वैल्यू बच्चों इंक्रीज हो रही हो और ये तुम्हारा लूप है ऐसे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बाहर निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलने का मतलब नॉर्थ पोल की पोलैरिटी बढ़ेगी। अगर आई बढ़ रहा है तो, है ना, आई बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा और नॉर्थ पोल की पोलैरिटी बढ़ेगी। मतलब बाहर निकलने का मतलब नॉर्थ पोल, इसको अपोज करना है। आई जो बढ़ रहा था या नॉर्थ पोल की पोलैरिटी जो बढ़ रही थी उसको अपोज करना है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर ऐसे डॉट 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 वाले, मतलब बाहर जो निकल रहा था उसको पीछे खींचना है। एंड फॉर दैट आपको क्या करना है, करंट का डायरेक्शन इधर रखना पड़ेगा जिससे कि अंदर वो खींच सके, है ना, अपोज कर सके लेंजेस लॉ का। और इसके लिए ये आपका डायरेक्शन कैसा होगा बच्चा, डायरेक्शन जो होगा इसके लिए इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और इस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल की पोलैरिटी बढ़ रही थी, आपको ऐसे क्लॉकवाइज बना। अब क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। डायरेक्शन ऑफ, अच्छा ये चार ऑप्शंस में है, along A B C, this is A, this is B, this is C। हाँ तो इत्तेफाक से along A B C if I increases, I अगर बढ़ा रहे हो तो, अगर I डिक्रीज कर रहे होते बच्चों, गौर करो, I की वैल्यू अगर डिक्रीज करती, ये सेम ऐसा है, नॉर्थ पोल तो पोलैरिटी बनेगा ही बट नॉर्थ पोल की पोलैरिटी कम हो रही है अगर I डिक्रीज करेगा तो नॉर्थ पोल की पोलैरिटी अगर डिक्रीज कर कम हो रहा है, मुझे सपोर्ट करना है उसको, करंट का डायरेक्शन वैसे ऐसे ही जनरेट करेंगे, इंड्यूस होएगा जो कि उसको सपोर्ट करके नॉर्थ पोल बनाए। एंड फॉर नॉर्थ पोल के लिए डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आपको याद हो गया होगा, रट गया होगा कि क्लॉकवाइज है मेरे भाई, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है मेरे भाई तो वो तुम्हारा क्या है, नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। अगर अभी भी नहीं याद है अब समझ लो, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो तुम नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा सिस्टमैटिक आपको हर एक चैप्टर करना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम स्कोर नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव अगर तुम्हारे 16 के 16 सही हो गए, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें कि 95 एवं लाने से। बस थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग लगता है। सब्जेक्टिव में जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर थोड़ा बहुत लीनियंट चेकिंग होती है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर है भी मार्क्स दे देंगे। ऑब्जेक्टिव के में उनमें ऑप्शन नहीं, सही गलत, ठीक है। देखते हैं 12th के बाद अपने पास है क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन दिस सिचुएशन। वेरी सिंपल। अब ये नॉर्थ पोल एक ही का देख लेना है, तुम्हारे में दोनों का ऐसा कुछ होगा नहीं, तो एक का देख करके आप आंसर कर लो इसमें। और ये है ऐसा, ठीक है ना बच्चा। और ये अगर मैं पोलैरिटी की ठीक है, और आपने नॉर्थ पोल इसको इधर मूव करा है, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल जब इधर होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस उसने क्या बोला था कि ये ऐसा पोलैरिटी डेवलप करेगा, ऐसे करंट का डायरेक्शन डेवलप करेगा जो इसको अपोज कर सके। अब नॉर्थ पोल अगर इधर मूव करे तो इस वाले में नॉर्थ पोल ही बनाएगा जिससे नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्सन हो सके। एंड नॉर्थ के लिए क्या होगा बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सो द करंट का डायरेक्शन तुम्हारा इधर है, अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो भाई प्लस ऊपर और माइनस नीचे, क्योंकि करंट प्लस से माइनस की तरफ कन्वेंशनल करंट का फ्लो होता है। सो पोलैरिटी में क्या लिखोगे, ए प्लस बी माइनस, एक देख लेना दूसरा उसी को सपोर्ट करता हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अ बार मैग्नेट इज मूव। अब इधर देखो, साउथ पोल इसके नजदीक जा रहा है बच्चों, है ना। साउथ पोल अगर इसके नजदीक जा रहा है, ये इसको अपोज करेगा तो साउथ ही बनाएगा, और अगर साउथ ये बनाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, है ना। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, साउथ पोल बनाएगा। अब इससे नॉर्थ पोल इसके दूर जा रहा है, अब नॉर्थ पोल जब इससे दूर जाना है इस कॉइल से, इसमें डायरेक्शन ऐसा होगा कि उसको दूर भी ना जाने दे, मतलब उसको अपनी ओर खींचे। और खींचने के लिए इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसको फिर क्या बनाना पड़ेगा, तो इसको खींचने के लिए इसको साउथ ही बनाना पड़ेगा,
और साउथ का मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों दैट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है। फिर भी नहीं अगर हो क्लास में मैं आऊंगा, मुझसे पूछ लेना कि क्या है, अगर कुछ दिक्कत है कॉन्सेप्चुअल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं प्यारे बच्चों। 14th के बाद 15th, देखो सिंपली आई इंक्रीजिंग, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, इतने क्वेश्चन है। आई है वो इंक्रीज कर रहा है अभी इस वाले में। बताएं इसमें डायरेक्शन कौन सा होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना बाहर की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल। और इसमें आप गौर करो ऐसे करके देख लीजिए अंदर की साइड, अंदर की साइड क्या मतलब इस वाले में क्या बनेगा, क्रॉस, इसमें बनने वाला है क्रॉस, है ना बच्चों, इसमें बनेगा क्रॉस, इनसाइड मतलब क्रॉस, आउटसाइड मतलब डॉट। अब पहले ऊपर पे आ जाओ, आई बढ़ रहा था, नॉर्थ पोल की पोलैरिटी बढ़ेगी, उसको अपोज करना है, एंड फॉर अपोजिंग मुझे साउथ बनाना पड़ेगा, और साउथ बनाने के लिए डायरेक्शन क्या रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, साउथ बनाने के लिए डायरेक्शन रखना पड़ेगा क्लॉकवाइज। अब नीचे आ जाओ, आई बढ़ रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा इस वाले में, साउथ पोल की पोलैरिटी बढ़ रही, साउथ पोल की पोलैरिटी बढ़ रही, उसको अपोज करना है ना, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रहा था, अब उसको बाहर की तरफ खींचना है जिससे कि साउथ पोल की पोलैरिटी नहीं बढ़े, है ना। मैग्नेट का और वायर का थोड़ा सा देखना, उसमें नॉर्थ जब आता है तो नॉर्थ बनाता है, नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्सन होता है। अब अगर इसमें आई बढ़ रहा है, नॉर्थ पोल की पोलैरिटी बढ़ रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, साउथ। हाँ अगर आई कम हो रहा होगा तो फिर तो उसी डायरेक्शन से, तो थोड़ा सा इसको, अब ये अंदर की तरफ साउथ पोल जा रहा है, साउथ पोल की पोलैरिटी बढ़ रही है, मुझे अपोज करना है, नॉर्थ बनाना है बाहर की तरफ, एंड बाहर के लिए क्या क्या लिखेंगे बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये देखिए इसको समझिए, ये ऐसे है, ये जो तुम्हारा वायर है ये अंदर से, अगर बाहर से होता ना तो यहां से ये कनेक्ट करते, ऐसा नहीं जा रहा, ऐसे आ रहा है, इधर घड़ी का फेस ऐसे रखो ऐसे, और इधर से ले जाओ, इधर का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है मतलब नॉर्थ पोल इसके तरफ आ रहा है, अब ये क्या बनाएगा, इसके नॉर्थ पोल को अपनी ओर नहीं आने देगा, तो नॉर्थ ही बनाएगा, और नॉर्थ का मतलब फिर क्या होगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अभी बता दिया सेम ऐसे, नॉर्थ इधर, ए क्या होगा प्लस का, और बी जो होगा वो तुम्हारा माइनस का। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऐसे, इसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं इस तरीके के और बता दूंगा। अब ये जो साउथ, ये तो पहले क्रॉस क्या इंडिकेट करता है, साउथ पोल इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आप समझिए, है ना। आप ये समझो कि तुम्हारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर कर रहा है। तो अगर ये तुम्हारा प्लेन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा अगर अंदर जा रहा होगा, तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब ये जो क्वाइल है ये इसके अंदर आ रहा है मेरे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है ये क्वाइल, पहले अंदर नहीं था। तो जैसे जैसे ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये मान लो कोई सा भी क्वाइल, अभी ये जैसे जैसे इसकी तरफ आएगा, अंदर जब जाएगा, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं कर रहा था, अब जब अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी पोलैरिटी की, साउथ पोल की, प्यारे बच्चों। अब साउथ पोल को अपोज करने के लिए डायरेक्शन लगाना है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जो जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो बढ़ रही थी, उसको अपोज करना है, एंड फॉर दैट रीजन मुझे इसको बाहर खींचना पड़ेगा, है ना। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप करनी पड़ेगी, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप करने का मतलब डॉट बनाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो कि कॉइल पहले से अंदर होता और बाहर जा रहा होता, अगर कॉइल पहले से अंदर है और बाहर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा बड़ी, पहले तो साउथ पोल की पोलैरिटी थी, अब जब बाहर जाएगा ना तो साउथ पोल की पोलैरिटी कम हो रही है, क्रॉस की पोलैरिटी कम हो रही है, मुझको उसको सपोर्ट करना है, साउथ पोल की पोलैरिटी बढ़ानी है, तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सॉरी क्लॉकवाइज, साउथ का मतलब साउथ अगर बढ़ाना है तो क्लॉक, उसी में ए बी सी डी और वो देख लेना इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसा लगाना पड़ेगा, क्या लिखोगे, बी सी डी ए, है ना, बी सी डी ए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन इनफैक्ट। आगे बढ़ते हैं 19
ये क्या है कि जैसे ही करंट इसमें पास, ये पूरा पढ़ लेना, जैसे ही करंट इसमें स्विच ऑन करते हो, है ना, स्विच ऑन जब करोगे तो ये जो क्वाइल क्या है इसमें, रिंग है ना, द कंसीडर द एक्सपेंस ऑफ कंडक्टिंग नॉन रिंग इज प्लेस्ड, इसमें रिंग है, तो ये रिंग जो है वो जंप करता है ऐसा। तो जब करंट फ्लो कराएंगे बच्चा बाटी, करंट बढ़ेगा, ठीक है, फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो फ्लक्स जब इंक्रीज करेगा तो उसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो एक एडी करंट जनरेट होता है, एडी करंट, ठीक है। और वो जो एडी करंट होता है उसका सेम वही काम है कि उसको अपोज करने की उसकी टेंडेंसी होती है, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसा होगा जो अपने अंदर फ्लक्स को चेंज होने ना दे, ठीक है। तो उस कंडीशन से क्या होगा, इसके और इसके बीच में जो है, कॉइल के बीच में और रिंग के बीच में रिपल्सन होगा, ऊपर की तरफ जंप करता है, दैट इज व्हाट दिस इज। व्हाट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ जंपिंग ऑन द, वही फ्लक्स जनरेट होता है और एडी करंट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए। एक्सप्लेन द टू लॉज दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना। फ्लक्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस था, ठीक है ना, और एडी करंट, ये दो लॉ हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जनरेशन ऑफ एडी करंट, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ऐसा है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L is kept parallel to the यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल, ठीक है। और जब पैरेलल हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पैरेलल अगर हो तो वहां पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। along the magnetic field with what is the value of induced, no induced EMF की वैल्यू 0, ठीक है बच्चा, ठीक है। नो करंट इंड्यूस, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना मैक्सिमम, मतलब उसको इंटरसेक्ट करना जरूरी है, लेकिन अगर पैरेलल है तो उस कंडीशन में कोई करंट जनरेट नहीं होगी। नेक्स्ट, मेटालिक रॉड PQ ऑफ लेंथ इज, इसका तो एक मैं आपको बताऊं अलग से, मैं बताया तो उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलेंगे कि मान लो आपके पास एक रॉड है ऐसे L लेंथ का और इसको आप करते हैं रोटेट, ठीक है। तो कह रहा है इसके इस टर्मिनल A और B के बीच में कितना EMF सेटअप होएगा। ये एक्चुअली किसी मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर्मूला आप याद रख लेना, किसी मैग्नेटिक फील्ड में है ये, ठीक है। तो अब इस हिसाब से क्या होगा बच्चों, यहां से A और B के बीच में, इसके और इसके बीच में EMF जनरेट कराना है। EMF का फॉर्मूला E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, क्लियर है ना। और फाई को मतलब हमने चाहे तो EMF अगर लिखेंगे, इसका नहीं बता रहा, इसका सोल्यूशन तो बाद में, ऐसे मैं बता रहा हूं कि अगर इसके एक एंड इसका फिक्स है और इसको दूसरे एंड को ऐसे रोटेट करा रहे, तब A और B के बीच में, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन टी या डेल्टा टी, डेल्टा फाई इक्वल टू बी इंटू एरिया, एरिया पूरा बताओ, सर्कल का एरिया पाई L स्क्वायर, और टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो बच्चों इसको फॉर्मूले की तरह यूज करना, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। जब कभी एक एंड फिक्स हो और दूसरे को रोटेट करा रहे हो तो इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें क्या दोनों, ये यहाँ पे चलो फिक्स होगा भी, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है पूरा, तो अगर ये पूरा ही रोटेट कर रहा है, तो इसके बीच में डिस्टेंस अगर यहाँ पे ये मैं बोलूं तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे अगर ये मैं बोलूं तब भी सेम वही है ना। तो अगर इस वाले पॉइंट P और Q के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के बीच में अगर तुमसे पूछा जाए तो उसकी वैल्यू पे कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि जो पोटेंशियल इस टर्मिनल का होगा वही पोटेंशियल इस टर्मिनल का होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इस कंडीशन में 0, ठीक है। अगर ऐसा हो तो पोटेंशियल होगा, ऐसा है तो पोटेंशियल 0 होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, plot a graph showing variation of induced EMF with the rate of change of current flowing, induced EMF with the rate of change of current, ठीक है। EMF E इक्वल टू, जब ग्राफ रखना है भाई तो मैं प्रॉपर माइनस साइन जो आता है लेंज लॉ के हिसाब से रखूंगा। E इक्वल टू माइनस डी, फ्लक्स को लिखेंगे L I अपॉन डी टी,
क्योंकि और डी आई अपॉन डी टी का कोई यूज था नहीं, तो ये लगाएंगे। तो E इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, डी आई अपॉन डी टी। अब इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, बना लेते हैं। चलो ग्राफ में क्या है, अब E वर्सेस यहां हो गया E, दिस इज डी आई अपॉन डी टी, और जस्ट लाइक y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू, और ये स्लोप हो गया, तो ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, है ना। ये क्या यूज करेगा, इसका स्लोप जो होगा सेल्फ इंडक्टेंस देगा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक तुम्हारे पास ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है आपके पास, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मैं इसको पूरा ही करा देता हूं आपको, मोशनल ईएमएफ, और आगे के जितने क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है। मोशनल ईएमएफ क्या है कि मान लें कि ऐसा एक अरेंजमेंट है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये रॉड है, और ये जो रॉड है ना वो इस तरीके से ऐसे मूव करे, इधर या इधर किसी डायरेक्शन में ऐसे मूव, ठीक है। ये जो है ना बच्चा लेंथ तुम्हारा L, यहां से लेकर के ये X, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ B। तो आपको बताना है कि इसके टर्मिनल्स, यहाँ पे ये जो इसमें जो करंट जनरेट होगा, तो ये A और B के बीच में या M और N के बीच में कितना करंट जनरेट होगा, EMF कितना सेटअप होएगा, और ये सब तुम्हें, ठीक है, इसको बोलते हैं मोशनल EMF। बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्मूले से चलेंगे। EMF इक्वल टू, चलो अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं क्या लिखूंगा, डी फाई अपॉन डी टी, डन है। फ्लक्स को फ्लक्स को B इंटू एरिया, है ना, अपॉन डी टी। आप कहोगे सर कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा, तो कॉस थीटा देखिए एरिया वेक्टर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, है ना, और ये तुम्हारा क्रॉस भी क्या होगा, ये अंदर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल बच्चे 0 डिग्री है। एरिया वेक्टर, ये अगर एरिया बोला जाए या ऐसे एरिया बोले तो उसका डायरेक्शन इधर लेते हैं परपेंडिकुलरली, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में परपेंडिकुलरली है, तो इसलिए दोनों 90 माइनस 90 0 डिग्री, ठीक है। अब इसको आगे लिखते हैं, डी, बी को तो बी लिखा है, एरिया को क्या लिखेंगे, एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स अपॉन डी टी, ये तुम्हारा हो जाएगा ईएमएफ एस, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू बी इंटू एल और डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, वेलोसिटी, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, बी एल बी, ईएमएफ इक्वल टू, क्वेश्चन फिर दूसरे पेज पे सॉल्व कर देंगे, लेकिन जो मेन मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है, अगर करंट पूछा जाए, रेजिस्टेंस गिवन है, तो करंट ई अपॉन आर विच इज इक्वल टू वी एल बी। अगर आपसे फोर्स पूछा जाए बच्चे, आई एल बी, चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट है आई एल बी, आई की वैल्यू बी एल बी अपॉन आर और नीचे एल इंटू बी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर। अगर आपसे पूछा जाए पावर, है ना, क्या पावर, तो पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स आ गया वी स्क्वायर एल स्क्वायर, वेलोसिटी वी स्क्वायर। इसको आप जितने जल्दी याद कर लो अच्छी बात, ठीक है। ईएमएफ वी एल वी, आई वी एल वी अपॉन आर, फोर्स एंड पावर। ओके, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अच्छा ये तो तुम्हारा बता दिया मैंने, अब पढ़िए आप, इसमें मैं यहाँ पे इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, लेंथ तुम्हें दिया हुआ है और स्पीड भी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब वही फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये वाला लगा लेना भाई, E इक्वल टू बी की वैल्यू 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4, लेंथ इज 10 एंड वेलोसिटी इज 5, व्हाटएवर योर आंसर। हालांकि मैंने पूरी बात बता दी लेकिन आपको यहीं तक करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते मेरे दोस्त, टू identical circular loop, one of copper and other of aluminium, are rotated about their diameters with the same angular speed. तो
परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ रोटेट कंपेयर द ईएमएफ एंड द करंट। सुनो, ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ इक्वल टू हम क्या लगाते हैं, डी फाई अपॉन डी टी। चलो भाई, तो डी फाई को लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, दिस टाइम ओमेगा और ये सब है तो ये लगा लेंगे बी ए कॉस थीटा। थीटा को क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू टी, ठीक है ना बच्चों। तो E इक्वल टू बी ए, तो चलो बाहर डी कॉस थीटा को कॉस ओमेगा टी और इंटू डी टी। ये सेम पार्ट हम यूज करते हैं किस वाले में, एसी जनरेटर वाले पार्ट में, है ना। तो ईएमएफ इक्वल टू बी ए कॉस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा। तो भाई ओमेगा सेम है, बाकी सब कुछ सेम, मैग्नेटिक फील्ड और ये सब कुछ है, तो वो आयरन का हो, किसका है, कॉपर का हो या एल्युमिनियम का, ईएमएफ का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपेयर द ईएमएफ तुम्हारा सेम रहेगा, फर्स्ट वाले पार्ट में रखूंगा सेम ईएमएफ, ठीक है। सेकेंड में कह रहा करंट इन द टू लूप, करंट के बारे में बता दीजिए। देखो जो रेसिस्टेंस होता है ना कॉपर का, वो छोटा होगा रेसिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम के मुकाबले, और ईएमएफ सेम है, तो करंट जो है वो कॉपर में वो ज्यादा फ्लो करेगा एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो ये कंपेयर, ईएमएफ पोटेंशियल सबका सेम है, तो ये आंसर बनता है 24। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों मेरे 25। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर with its sides parallel to the xy axis and move with the velocity move with the velocity move with the velocity 8 centimeter per second in the positive x direction containing a magnetic field. The field is non-uniform and the gradient of 10 to the power -3, बढ़िया क्वेश्चन है, टेस्ला पर सेंटीमीटर, मतलब तुम्हें दिया हुआ dB अपॉन dx दैट इज 10 to the power -3। ओके, along the negative तो आपको कैलकुलेट द ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है, आ जाओ, यही दो इंफॉर्मेशन है मेरे पास। साइड दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी फाई, फाई को क्या लिखूंगा, बी इंटू एरिया अपॉन डी टी, ठीक है। हाँ, अब एरिया तो ले लेते हैं बाहर और डी बी अपॉन डी टी, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन किसका है बच्चों, इंफॉर्मेशन डी बी अपॉन डी एक्स है ना। तो क्या करेंगे, इसको डी एक्स से कर लेते हैं मल्टीप्लाई और डी एक्स से कर लेते हैं डिवाइड, है ना। स्क्वायर तो अब क्या हो जाएगा बताओ, एरिया इंटू डी बी अपॉन डी एक्स और इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब सारा सेट हो गया, एरिया निकाल लोगे स्क्वायर लूप का, डी बी अपॉन डी एक्स कितना है बच्चों पार्टी, डी बी अपॉन डी एक्स गिवन है 10 to the power -3 और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो जो आंसर आ जाए, ठीक है, ये वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 8 और ये सब, ठीक है। बढ़िया था, थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की थी, बट तुम तो तुम हो, है ना, क्या ही समझने वाले हो इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, लेंजेस लॉ, मेटल वायर, इसमें तो ये मैं सेकंड न्यूमेरिकल कर देता हूं, मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। अब सुनो, लेंथ कितना है बच्चा पार्टी, 2 मीटर का, ठीक है, इज रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब एफ दिया हुआ है, आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू 60, तो कितना होगा 125 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा निकाल लिया, ठीक है। इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 2 टेस्ला, बिटवीन द सेंटर, सेंटर और इसके बीच में, मेरे भाई अभी बताया, सेंटर और इसके बीच में अगर तुम्हें निकालना ना ईएमएफ, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो, हाफ बी एल स्क्वायर अपॉन इंटू ओमेगा, ठीक है। हाफ बी दिया हुआ है 2 एल, अब सोचो
ये पूरा एल जो था ना वो तुम्हारा 2 का था, सेंटर से निकालना है तो फिर 1 लिखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर और ओमेगा तुमने निकाल ली 1, तो ये आंसर हो जाएगा 120 पाई ही आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में गलत है, उनमें से शायद ये एक है 26। ये सेम वही कहानी है, स्पीड v इक्वल टू d5/dt। यहां से आगे किसी भी क्वेश्चंस में कोई जान नहीं। हाँ ये वाला एक बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो अभी आपको ना ये अरेंजमेंट है और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप विद द टाइम, इसका आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ फ्लक्स। बच्चों गौर करना, इसमें स्पीड जो है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और यहां से यहां तक गैपिंग जो है 30 सेंटीमीटर है। तो ये इस वायर को यहां से यहां तक पहुंचने में तुम्हें लग जाएगा कितना, ये लूप को 3 सेकेंड। स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर, 30 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर अप्रोच करने में उसको 3 सेकेंड लग जाएगा। तो 3 सेकेंड तक तो इसमें फ्लक्स इंड्यूस हुआ ही नहीं है ना तो 3 सेकेंड तक अगर फ्लक्स इंड्यूस नहीं हुआ तो फ्लक्स वर्सेस टाइम का अगर मुझे बनाना है ग्राफ, तो मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर के 3 सेकेंड तक नो फ्लक्स इंड्यूस, ठीक है, 0 से 3। उसके बाद जैसे जैसे ये अंदर आएगा तो अगले 2 सेकेंड में पूरा ही अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड 10 सेंटीमीटर की है, इसका साइड 20 सेंटीमीटर का, तो अगले 2 सेकेंड इसमें फ्लक्स इंक्रीज होता हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद 5 सेकेंड तक, एक बार जब इसमें इसने चलना स्टार्ट कर दिया तो फ्लक्स का इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर इसी के अंदर पूरा चल रहा तो जितना होना था हो गया, अब इंक्रीज नहीं होगा, जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ऐसे कितने, तो नेक्स्ट 60 सेंटीमीटर तक, नेक्स्ट 60 सेंटीमीटर तक चलने के लिए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको लग जाएंगे 6 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद अगले 6 मतलब 11 सेकेंड तक उसमें कोई मतलब फ्लक्स तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, और जब ये बाहर निकलेगा 2 सेकेंड में पूरा का पूरा बाहर 30, ठीक है। तो ये कहानी है और बाकी फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, तो फ्लक्स की वैल्यू b और a को मल्टीप्लाई करके, ये जो मैक्सिमम फ्लक्स है, फ्लक्स को b इंटू a लिख सकते, मैक्सिमम जो फ्लक्स, ठीक है। दूसरा इसमें बच्चे इंड्यूस्ड ईएमएफ, तुम्हें पता है E इक्वल टू क्या होता है, प्रॉपर, मैंने क्या बोला, जब ग्राफ बनाना हो तो माइनस का ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो मॉड लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, अब 0 से 3 सेकेंड तक जब फ्लक्स ही नहीं था तो उस वाले में ईएमएफ का तो सवाल ही नहीं है ना। 3 से 5 सेकेंड तक फ्लक्स लीनियरली इंक्रीज हो रहा था, तो d5/dt की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी 3 से, और माइनस होगा तो 3 से लेकर के 5 सेकेंड तक, 3 से लेकर के 5 सेकेंड, 5 सेकेंड से 11 सेकेंड तक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है ईएमएफ के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। चेंज नहीं हुआ तो 5 से लेकर के 11 सेकेंड तक भाई ईएमएफ की वैल्यू होगी 0, एंड देन आफ्टर अगले 2 सेकेंड 11 से 13 सेकेंड तक ये इस तरीके, ठीक है। ईएमएफ की वैल्यू आप बीएलवी वाले मैक्सिमम जो है बीएलवी वाले से निकालोगे, और सेम ऐसा करंट का हो जाएगा, सेम जो ग्राफ है वो करंट का होगा, बस उसकी वैल्यू BLV/L से करके निकाल, ठीक है। I इक्वल टू क्या लिखोगे, BLV/R, रेसिस्टेंस मस्ट बी गिवन इट इज 0.1, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो, सेम वही काम जो अभी मैंने डेरिवेशंस कराया तुम्हें, मैं फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख देता हूं कि कौन कौन सा यूज हुआ। E इक्वल टू, मेरे साथ बोलो, VLV। I अगर पूछा जाए VLV/R, अगर आपसे फोर्स पूछा जाए B²L²V/R, अगर आपसे पावर डिसिपेटेड पूछा जाए B²L²V², ठीक है बच्चों। आपसे पावर पूछा जा रहा है, करंट पूछा जा रहा है, और ठीक है ना, डायरेक्शन आप लेंज लॉ का हिसाब से निकाल लोगे। आगे आते हैं, सेम कहानी, फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट कोई बता दे, फोर्स B²
एल स्क्वायर वी अपॉन आर। आपको ईएमएफ निकाल पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ कैसे निकालते थे बताइए इसमें, चलो दोबारा भी बता देता हूँ। E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, याद आ रहा होगा। अब डी फाई को लिखेंगे बी इंटू एरिया अपॉन डी टी। ठीक है, बी बाहर, डी एरिया को एल इंटू एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब बी इंटू एल और डी एक्स अपॉन डी टी को वेलोसिटी। सो मोशनल ईएमएफ बी एल बी। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है ईएमएफ और पोलैरिटी, तो आप उसके लेंजेस लॉ के हिसाब से बता दोगे। करंट आई इक्वल टू बी एल बी अपॉन आर, छोटा आर बड़ा आर जो भी है। नेक्स्ट सेम कहानी, इसमें बस मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ठीक है तो ये था, और दूसरे एक लेक्चर में नेक्स्ट जो 33 से 555 तक है वो क्वेश्चन भी भेज दूंगा मैं आपको। तो ये चैप्टर 6 का पी वाई क्यू 1 बाई 1 है ना, हर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। अब इतना अगर मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, है ना, एक फर्स्ट राउंड पूरा पढ़ाया था, सेकेंड राउंड में मैंने इंस्टीट्यूट में आपको पूरा सॉल्व कर लिया 1 बाई 1 वहाँ भी ऑलमोस्ट, और एक मैंने तुम्हें बैकअप एंड के लिए दे दिया कि अगर तुम घर पे पढ़ो कहीं फंस जाओ तो यू हैव टू ट्राई एट लीस्ट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।